गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा, जो कि आपका पॉलिटी से संबंधित होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा कि अगर आपको नहीं भी पता होगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन होगा या आपके सामने आता है तो वो आपको याद रह जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय संविधान के नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। ऑप्शन है आपके पास 1950, 1949, 1951 या फिर 1952। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है यह कब लागू हुए थे। ठीक है, तो देखते हैं आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए थे। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। आपको यह बात याद रखना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, किसका, नागरिकता का प्रावधान कब से लागू हुआ, तो 1949 से लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के जो नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। ऑप्शन है आपके पास कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास उपरोक्त सभी। चलिए, तो इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों में वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। किसको, गैर नागरिकों को नहीं है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यह सभी। अब देखो, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता यह गैर नागरिकों को नहीं दी गई है। संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार यह भी गैर नागरिक को नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये मतलब कि उसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जितने भी कथन है यह गैर नागरिकों को नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। संसद ने क्या किया है, एक व्यापक नागरिकता दिवस कब बनाया गया है, किसके द्वारा, तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में। ऑप्शन है आपके पास 1950, 1952, 1955 या फिर 1960। आपको मैं बता दूं कि इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापकता नागरिकता अधिनियम को बनाया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। वही चीज़ दी गई है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, UAE से या कनाडा से या फिर फ्रांस से। क्या कह रहा है कि भारत में जो एकल नागरिकता है यह कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है यह ली गई है आपकी इंग्लैंड से। तो आपका जो सही जवाब वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। आइए देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की जो संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ से अपनाई गई है। कहाँ से, संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है, किसकी, इंग्लैंड की। क्या अपनाया गया है, भारत में जो एकल नागरिकता है वह। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित
पूना समझौते में प्रावधान थे? पूना समझौते के जो प्रावधान थे किस किस के बीच हुए थे? देखो, एक तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। कब हुए थे? 1932। 3 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है कि पूना समझौते में प्रावधान क्या क्या थे। ऑप्शन है आपके पास, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का, या फिर निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, देखो आपके पास 4 ऑप्शन है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि पूना समझौते के क्या क्या प्रावधान थे जो कि 1932 में किस किस के अंतर्गत था। यह तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के अंतर्गत। तो मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसका जो प्रावधान था वह यह था कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। क्या था? निम्न जो वर्ग है उनके आरक्षण के साथ क्या करना? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का भी निर्माण करना। यह किसके समझौते थे? तो पूना समझौते किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1932 के अंतर्गत। आइए देखते हैं। पूना पैकेट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में, कौन सी जेल थी? यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। अब देखो फिर से देखना, जो पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा गया है किस किस के बीच था? एक तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कहाँ पर हुआ था? तो यरवदा सेंट्रल जेल थी, जिसमें तारीख क्या थी उसकी? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधित रूप में अनुमति प्रदान की थी। किसके? सांप्रदायिक अधिनिर्णय के रूप में क्या किया था? इसे संशोधित रूप से अनुमति दी थी। इसके बाद क्या हुआ? समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटें 18% कर दी गई। क्या हुआ इसमें? इस समझौते में क्या हुआ था? दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन था उस मंडल को त्याग दिया, परंतु क्या करा उन्होंने? दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें भी दी गई। ठीक है, कितनी थी पहले विधानमंडलों में? तो 71 थी, जिससे उन्होंने 147 बढ़ा दी, और जो केंद्रीय विधायिका था उसमें कुल सीटें कितनी बढ़ा दी? 18% तक बढ़ा दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अध्यादेश जारी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है आपके पास, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, तो मैं आपको बता, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या था। भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। अब देखो वह कौन कौन से हैं। तो एक तो कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारिता परिषद में भारतीय जनता के प्रतिबंधों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य के संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया गया। और दूसरी क्या थी? दूसरी यह थी कि इसने गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसको विधायकी शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया। क्या करा उन्होंने? विकेंद्रीकरण करा। जिससे क्या होगा? जिससे मुंबई और मद्रास की जो सरकार थी उनको विधायी शक्ति प्रदान की गई। किस किस को? एक तो मुंबई को, और जो मद्रास की सरकार थी इन्हें क्या हुआ? तो इन्हें विधायकी जो शक्ति थी यह प्रदान की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1793 ईस्वी में। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था यह किया गया था 1773 ईस्वी में। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो 1773 ईस्वी में। अब देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था।
देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। क्या करना था? भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया गया था। अब देखो, इसके अतिरिक्त क्या हुआ था? इसके अतिरिक्त कंपनी के संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनियों की जो राजनीतिक अस्तित्व है इसको क्या करना? स्वीकार कर व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना, इसका यह उद्देश्य था। ठीक है, इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के पास किया था। किसने? ब्रिटिश संसद ने। कब किया था? 1773 में। उसके बाद क्या हुआ था? उसके एक ही साल बाद इसे लागू किया गया, यानी कि 1774 में इसे लागू किया। और पारित कब किया था? तो 1773 में। किसके पास? तो ब्रिटिश संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समितियों के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ऑप्शन है आपके पास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। क्या कह रहा है कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे इनको किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है? क्या करने का? अस्वीकार करने का अधिकार है। तो आपको बता दूं इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके तहत अपनी समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसके पास? भारत के गवर्नर जनरल को। आइए देखते हैं 1786 1793, ठीक है, को चार्टर एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित किया। कौन सा? 1786 का अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो चार्टर एक्ट के। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। किसे? जो कॉर्नवालिस था इसे भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं इनके पद के लिए तैयार करना। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई। ऑप्शन है आपके पास 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या फिर 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया है, इन्हें भारत की सामग्री जो है यह कब नियुक्त किया गया? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वह क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं, महारानी विक्टोरिया जन्म 24 मई 1819, मृत्यु 22 जनवरी 1951। 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1887 में उन्हें भारत की सामग्री घोषित की। कब? 1887 में। अपने आदर के विचार के कारण वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई। मात्र 18 वर्षों की उम्र में, कितनी वर्ष में? 18 वर्ष की उम्र में महारानी विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई, यानी कि उन्हें राजगद्दी मिल गई। भारत के शासन के प्रबंधन 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश सत्ता जो राज सत्ता है उसे सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा थी यह महारानी विक्टोरिया के नाम पर दी गई। जब उन्हें ब्रिटिश राज सत्ता को सौंपा गया तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने महारानी के नाम पर ही इसको रखा गया। आगे देखेंगे, उससे वह भारतीय जनप्रिय हो गई क्योंकि ऐसा विश्वास था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की जो भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। ठीक है, क्या कहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद। क्लियर है? चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।